कर दो। आदाब एवं नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश तिलक स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुना क्लासेस की इस डिजिटल मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एएसआई का इंटरव्यू में किस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में दो तरह के सवाल हैं, एक है डिपार्टमेंट से जुड़े जो कैंडिडेट हैं उनसे कैसे सवाल पूछा रहा है, दूसरा जो डिपार्टमेंट से जुड़े नहीं हैं या फिर बेरोजगार हैं या किसी अन्य पद से जुड़े हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछा रहे हैं। इन दोनों ही एरिया को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना किसी देर किए सीधे हम इस टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक में आने से पहले मैं इस बात को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं ये अर्जुना क्लासेस में पहले से मॉक इंटरव्यू चल रहा था एएसआई का, उसमें लगभग 60 से 65 कैंडिडेट उसमें शामिल हुए थे। इसमें से लगभग 40 से 45 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रायपुर में इंटरव्यू हो चुका है और उनके अनुभव पर आधारित जो प्रश्न हमने साझा किए थे, हम उनसे बातचीत की, उन्होंने प्रश्न बताए हमको कैसे सवाल पूछा गया था, उनका एक तरह से निचोड़ इसमें शामिल यहाँ पर किया गया है। संस्थान का शिक्षक इसमें कोई अलग से यहाँ पर ध्यान रखना है, सवालों को ऐड नहीं किया गया है, केवल और केवल जो है अलग अलग कैंडिडेट से क्या क्या सवाल पूछा गया था उसके सारांश पर ये लेक्चर आज के आधारित है, जिसमें डिपार्टमेंट से जुड़े प्रश्नों को मैं डील करूंगा और नॉन डिपार्टमेंट जो क्वेश्चन है उसे प्रतीक सर यहाँ पर डील करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अधिकांशतः पूर्व पदस्थ अधिकारियों, आरक्षकों या कर्मचारियों से लिए गए सवाल है। दूसरा, कुछ हद तक जो नॉन डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं यानी जो पुलिस विभाग से जुड़े नहीं हैं उनसे भी सवाल यहाँ पर लिया गया है। तो सवाल कौन से हैं, सीधे आते हैं हम सवालों पर आते हैं। पहला सवाल जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट से पूछा जा रहा था कि आपके जिले का एसपी और कलेक्टर कौन है वर्तमान में, ये कॉमन क्वेश्चन लगभग सभी कैंडिडेट से पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक से, रायपुर में उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आगामी कह सकते हैं 2 तारीख को, 3, 4, 5 को अगर इंटरव्यू है तो एक बार जाने से पहले, एक बार इंटरव्यू देने जाने से पहले या चले भी गए हैं तो इस वीडियो को मोटा मोटा देख लीजिएगा ताकि एक प्रश्नों का श्रृंखला क्या हो सकता है, एक सीरीज क्या हो सकता है, आपको समझने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो इस उद्देश्य से इस लेक्चर को यहाँ पर आपके लिए बनाया जा रहा है। तो पहला सवाल था कि आपके जिले का एसपी और कलेक्टर नाम क्या है, कॉमन क्वेश्चन था। दूसरा, एएसआई के कर्तव्य क्या है, उसके पास कौन कौन से शक्तियां होते हैं, कौन से कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से जो है वो अपने पद को जो है जमीनी स्तर पर लागू करता है, सवाल यहाँ पे अधिकांशतः पूछा जा रहा था। तीसरा जो कॉमन था कि एक अच्छे पुलिस में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप पद पर आते हैं तो आप में कोई 4 ऐसी क्या खासियत है, कौन से 4 गुण हैं जिनके चलते आपको एएसआई बना दिया जाए। तो इस तरह के सवाल जो है अलग अलग शब्दों में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा था। नेक्स्ट होता है पुलिस कस्टडी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पुलिस कस्टडी, पुलिस चालान, ये ऐसे शब्द हैं जो हमको एक लॉ है भारत में जो अभी वर्तमान में चल रहा है, हालांकि इसके नाम को बदलने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमको जो है ये 2 तरह के हमें प्रोसेस हमको पता चलता है, एक है पुलिस कस्टडी का और दूसरा पुलिस चालान का। यहाँ पर ध्यान रखना, पुलिस कस्टडी जो है जब पुलिस किसी केस में आरोपी से इन्वेस्टिगेशन, आरोपी से जब अन्वेषण करती है या इन्वेस्टिगेशन कार्य करती है और उसे साक्ष्य कलेक्ट करना रहता है, एविडेंस कलेक्ट करना रहता है, तो पुलिस अपने पास आरोपी को कुल 15 दिनों तक रख सकती है। ठीक है, इसी को पुलिस रिमांड भी कहा जाता है। तो पुलिस कस्टडी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। पुलिस चालान क्या है, तो पुलिस चालान मतलब होता है भाई एक आरोपी जो है जिस पे आरोप लगा हुआ है उससे एविडेंस कलेक्ट किया गया, चाहे गवाहों के माध्यम से हो सकता है, दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है, तो फाइनली उस आरोपी पर जो है पुलिस क्या क्या धाराएं लगाने के बाद कोर्ट लेके जाती है, उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं पुलिस चालान कहते हैं, इसे आरोप पत्र भी कहते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन को देखने को यहाँ पर मिला। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अगला सवाल था, यहाँ पर ये कॉमन क्वेश्चन था जो ऑलरेडी पद पर थे कि अब तक मान लीजिए कोई पुलिस आरक्षक है या कहीं कोई अन्य पद पर है तो उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि अब तक के अपने सेवा काल में कहां कहां पर आपकी पदस्थापना हुई है, पोस्टिंग कहां कहां पर हुई है, तो उन जिलों को स्थानों पूछा यहां पर जा रहा था। अब मान लीजिए किसी का 2014 बैच के थे, कोई 19 बैच के थे, तो जो 5 साल 10 साल हो चुका है तो उनको
कितने किन किन जगहों पर काम करने का अनुभव मिला, कौन पुलिस अधीक्षक थे, ठीक है, उनके कुछ स्पेशल प्रोग्राम क्या था, रणनीति क्या था, उनसे आधारित प्रश्न यहाँ पर मिलता जुलता प्रश्न देखने को मिला। फिर तब पुलिस को लेकर आम जनों, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखेंगे, इसमें सही जिन्होंने किया होगा उसको अच्छा खासा नंबर से मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ध्यान रखना, पूछा गया था एक पुलिस को लेकर आम जनों की, ठीक है, आम जनों की धारणा क्या होती, सोच क्या होती, ये सवाल पूछा गया था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो पोस्ट में थे, जो ऑलरेडी पदस्थ थे, उन्होंने रियलिटी बताया, इन्होंने रियलिटी बताया, लेकिन जो पोस्ट में नहीं थे, यानी जो बेरोजगार कह सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको फेक बनाने की कोशिश कर दी है कि पुलिस को लेकर बहुत अच्छा नजरिया होता है, आम जनों का, सपोर्टिव है, अपराधों से बचाता है। तो यहाँ पर जो पोस्टेड है, ऑलरेडी जो पोस्टेड थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अभी भी पुलिस को लेकर लोगों में थोड़ी सी डर की भावना रहती है, एक भय की भावना अभी भी बनी हुई। हालांकि इसको दूर करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे निजात कार्यक्रम हो गया। तो इन्होंने रियलिटी बताने की कोशिश किया तो अच्छा नंबर मिलेगा निश्चित रूप से। इन्होंने वो चीज बताने की कोशिश किया जो रियलिटी में ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था अपने हिसाब से आंसर यहाँ पर देने का। तो जो चीजें रियलिटी में है उसको रियलिटी में ही वहां पर बताएंगे तो अच्छा उसका आंसर आपको देखने को यहाँ पर इंप्रेशन आपको अच्छा पड़ेगा वहां पर, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर एक आता है 3rd डिग्री टॉर्चर। वैसे देखा जाए तो ये शब्द जो है किसी लॉ में इसका उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन क्या होता है जब लॉकअप में, यानी कि जेल में, ठीक है, लॉकअप में जब किसी आरोपी को, ठीक है, उससे सच उगलवाने के लिए, या पुलिस, कई बार ऐसा माना जाता है पुलिस जबरदस्ती उससे कुछ उगलवाना चाहती है, साइन कराना चाहती है, एक्सेप्ट कराना चाहती है, तो क्या करता है, ध्यान रखना, वो अधिक आवश्यकता से अधिक बल का, फोर्स का इस्तेमाल करती है, बल का प्रयोग करती है, तो उस घटना को हम बोलते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर। आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसी बातें, या अखबारों में आपने पढ़ा है इसके बारे में होगा जो है। तो ये भी एक चर्चा में था कि 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है, कभी पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं किए हैं, ऐसी बातें भी यहाँ पर लिया गया था। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। एक होता है संज्ञेय अपराध। वैसे देखा जाए तो ये सीआरपीसी के एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 154 है, जहां पर इसके बारे में प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो धारा नंबर है धारा 154 में हमें एफआईआर क्या होता है, ठीक है, इसकी हमें जानकारी मिलता है एफआईआर का, और एफआईआर से ही संबंधित क्या है, संज्ञेय अपराध है। कैसे संज्ञेय अपराध है, तो ध्यान रखना, प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है, आगे लिखा भी होगा, ध्यान रखना कहीं पर, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है केवल उन्हीं मामलों में दर्ज होता है जो क्या होगा, संज्ञेय अपराध के कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएंगे, यानी कि जहां पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। और ऐसे अपराधों में ही क्या होता है, एफआईआर दर्ज यहाँ पर होता है। और कहाँ पर उल्लेख किया गया इनका एफआईआर का, 154 नंबर धारा है सीआरपीसी में, जहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो संज्ञेय अपराध जहाँ 2 वर्ष से ज्यादा की हमको सजा होती है उसे संज्ञेय अपराध कहा जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस के पास एक स्पेशल पावर हो जाती है कि इनको बिना वारंट के ही पुलिस जो है आरोपी को, ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ये खास पावर यहाँ पर पुलिस को मिल जाती है अगर आरोपी ने संज्ञेय अपराध यहाँ पर किया है। फिर नेक्स्ट आता है कि किन कानूनों को वर्तमान में केंद्र सरकार ने बदलने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है, क्या क्या नाम से है। तो ध्यान रखना है, अभी 3 कानून वर्तमान में चल रहे हैं, एक आईपीसी है, एक है सीआरपीसी का है, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो ये 3 तरह कानून ध्यान रखना, ये हमारा है, कह सकते हैं 1860 का है, 1973 का है, 1872 का है। तो ये 3 तरह के कानून वर्तमान में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें चूंकि अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्कालीन सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इसको बनाया था। अब इसका भारतीकरण यहाँ पे होना चाहिए, भारत के लोगों को, भारत के समाज के हिसाब से यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। कुछ नवीन अपराध भी यहाँ पर ऐड किया गया है, नए सिचुएशन डेवलपमेंट भी हुआ है, तो उन चीज़ों को कवर करने के परिप्रेक्ष्य से जो सरकार वर्तमान में बता रही है, तो इनको भी बदलने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो अभी जो आईपीसी है, अब नेक्स्ट क्या बन जा रहा है, तो बीएनएस बन जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता हो जा रहा है, बीएनएसएस, तो BNSS हो जा रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जा रहा है, और इसको भी बोल सकते हैं भारतीय साक्ष्य विधेयक कह सकते हैं, बीएस कह सकते हैं आप, जो तो ये 3 तरह के नए नाम आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप तैयार कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आता है खात्मा रिपोर्ट। क्या है, जब पुलिस को जो है आरोपी के बारे में किसी प्रकार का, कह सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता है, साक्ष्य
वहाँ पे उपलब्ध नहीं कर पाता है और ऐसे केसेस में उनको छोड़ना पड़ जाता है, तो उसे कहा जाता है खात्मा रिपोर्ट कहा जाता है, जो कि पुलिस विभाग से संबंधित है। फिर आता है निजात क्या है, बहुत ही मोस्ट टाइम इसको जो पूछा गया, ध्यान रखना अधिकांश कैंडिडेट से, चाहे विभाग का हो गैर विभाग से जुड़ा कैंडिडेट हो, निजात क्या है। तो आपने देखा होगा नशे का जो सेवन करने वाले लोग हैं, या कह सकते हैं आपका ड्रग्स वगैरह लेते हैं, नशीले इंजेक्शन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए इसे विशेषकर इसको जो है बिलासपुर एसपी के माध्यम से, संतोष सिंह आपने नाम सुना होगा इनके बारे में, तो उनके निर्देशन में कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक, तो इसको देख के जाइएगा। फिर आता है स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्मार्ट पुलिसिंग मतलब है केवल पुलिस को जो है उन्नत औजार या उन्नत जो है तकनीक देना नहीं है। ठीक, उन्नत स्तर के केवल तकनीक उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो है आप कह सकते हैं संवेदनशीलता भी डेवलप करना है, ताकि कोई केस के संबंधी कोई पीड़ित आता है तो उस पीड़िता के मामलों को जो है काफ़ी कह सकते हैं सावधानी से, बहुत ही गंभीरता से सुना जाए और उनके मामलों को आगे वहाँ पर लेके जाया जाए जो है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्मार्ट पुलिसिंग जो है, तकनीक तो हम दे ही रहे हैं, तकनीक देने के साथ साथ जो है उसे लोगों के दुख दर्द को कैसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके, समझ हो सके, और सामने वाले के लिए भी उसको सकारात्मक तरीके से कैसे उसको बढ़ाए, इस बात को ध्यान यहाँ पे रखना है। हालांकि इसे बहुत सारे अलग अलग मतलब यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर एक सवाल था कि पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, कॉमन क्वेश्चन था, ध्यान रखना। तो जैसा आपको जानकारी होगा कि ये कह सकते हैं गृह मंत्रालय के अधीन काम आता है, पुलिस विभाग आता है गृह मंत्रालय के अधीन। अब जब गृह मंत्रालय आ जाता है तो कौन मंत्री है, मंत्री कहाँ से विधायक है वो छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए जो है। ठीक, फिर आता है छत्तीसगढ़ के वर्तमान डीजीपी कौन है। आपने सुन रखा होगा अशोक जुनेजा जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, कौन से क्रम के। तो ये मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं उसे आगे पीछे के भी सवाल यहाँ बनाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इंटरव्यू बचा हुआ है तो इनको एक बार जो है जाने से पहले एक बार बिल्कुल आप एक बार देख के जाएं, ताकि अगर इसके आसपास सवाल पूछा जाता है तो आपसे वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, उस परिस्थिति कुछ बोल पाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। इसी कड़ी में कुछ एक आध दो और क्वेश्चन आप देख लीजिए जो काम कमा रहा है। ए से बनने के बाद आपकी प्राथमिकता, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी, क्या नया बदलाव करना आप चाहेंगे, ये अधिकांशतः सवाल पूछा जा रहा था, चाहे गर्ल्स से हो। ठीक, तो दोनों से पूछा जा रहा था, चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज हो, दोनों से सवाल यहाँ पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी पोस्टेड थे, जो पोस्ट में थे ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए आरक्षक है, तो आरक्षक है तो चूंकि वो ऑलरेडी पुलिस विभाग में कार्य करने का उनको अनुभव है। अब अनुभव है और उस अनुभव के साथ आपको क्या मिल रहा है, अब पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है एसआई के रूप में। तो आपका अनुभव पहले से 5 साल 7 साल का हो सकता है। अब भैया वो उसमें क्या मिल रहा है, इसमें आपके पास कम पावर था आरक्षक में, अब क्या है एसआई में ज़्यादा पावर आपको मिल रहा है। तो इन दोनों को मिलने के बाद अब क्या करेंगे, किस क्षेत्र में ज़्यादा आप काम करेंगे, ये एक सवाल पूछा रहा था, चाहे बॉयज कैंडिडेट से मेल से चाहे हो फीमेल से हो। गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था ध्यान रखना कि कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर दो तरह होता है ध्यान रखना, एएसआई का जो पोस्टिंग होता है, एक होता है फील्ड वाला काम है और दूसरा आता है ऑफिस वाला है। मोस्टली जो गर्ल्स होते हैं ध्यान रखना, जो फील्ड में ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं वो ऑफिस भी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जो ऑफिस ज्वाइन करती हैं एक प्रॉपर टाइम में जाना है आना है, लेकिन फील्ड में क्या होता है भाई, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स होता नहीं है। प्रमोशन किससे ज़्यादा होता है, जो फील्ड में काम करते हैं उससे ज़्यादा प्रमोशन यहाँ पर तेजी से होता है। तो सवाल यहाँ पर था कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो आपको एरिया बताना था, आपको जो है कि महिलाओं में बालिकाओं से जुड़े जो अपराध होते हैं उसको रोकना है, अवेयरनेस बढ़ाना है। तो आपका अपना अलग अलग आंसर यहाँ पर इसका बन सकता है। फिर आते हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर कैंडिडेट से पूछा नहीं गया था, नक्सलवाद है क्या, विचार किसने दिया, इसका विचार किसने दिया। कुछ प्रमुख नाम, बहुत सामान्य सवाल पूछा रहा था, नक्सलवाद पे सुना है कि नहीं सुना है, कौन से जिले में इसका प्रसार है, कहाँ पर प्रसार, कौन से जिले में कम हो रहा है इसका प्रभाव, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा हमको दिखता है, और शुरुआती जो नक्सलवाद का विचार है किसने दिया था, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था। तो ऐसे सवाल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ बेसिक बातें आपको जो प्रीलिम्स आपने तैयारी किए होंगे वही सवाल यहाँ आपका इंटरव्यू पूछा जा रहा था। फिर आता है नक्सलवाद समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे कारण क्या कारण है। तो इसका भी आप अलग से आप आंसर बना सकते थे, ध्यान रखना। जैसे पहला तो भाई जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद है ध्यान रखना, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सघन वन क्षेत्र है, प्रशासन की पहुंच एक तरह से कह सकते हैं जिस तेजी से होना चाहिए, जितना होना चाहिए कह सकते हैं उतना नहीं है, प्रशासनिक दूरी आप कह सकते हैं, ये दूसरा है। तीसरा संचार सेवाएं
अभी भी जो उतना डेवलप नहीं है। अगर आप अभी जाएंगे, बस्तर जाएंगे, ग्रामीण एरिया में जाएंगे, अगर बीएसएनएल का नेटवर्क लेके रखे होंगे तो काम करेगा। जियो लेके जा रहे हैं तो फिर सिटी में काम करेगा, अंदर घुसते ही वो खत्म। तो अभी भी संचार सेवा क्या है, अपर्याप्त है। सामाजिक जो सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं और ये सरकार का जो मंशा है, आम जनों तक उतने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं हो रहा है जितना कि वहां पर होना चाहिए। तो इसका आंसर भी अपने हिसाब से अलग अलग यहाँ पर बना सकते थे। फिर साइबर क्राइम क्या होता है, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर है, हमारे एक आईटी एक्ट बनाया गया है 2000 का। यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, 2000 का है। इसमें साइबर क्राइम क्या होता है, किस किस क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है, इसका विस्तृत उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एवं इंटरनेट जनित जो अपराध होता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर अपराध इसे कहा जाता है। व्यापक स्तर पर दंड और इस पर जुर्माना का प्रावधान हमको देखने को मिलता है इस एक्ट में। फिर आता है सर्च वारंट, क्या होता है, हम इसे तलाशी वारंट कहते हैं, खोजबीन वारंट भी इसे कहा जाता है। जब किसी मामले में पुलिस को बार बार शब्द आ रहा है, एविडेंस आ रहा है, साक्ष्य चाहिए रहता है, ठीक है, जिसके आधार पर जो है आरोपी को दंडित किया जा सके, मतलब कोर्ट में जाकर पेश किया जा सके, ताकि जज जो है उस एविडेंस को देखकर, साक्ष्य देखकर जो है उसे आरोपी मान ले। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सर्च वारंट यहाँ पर जो जारी होता है, तलाशी वारंट जारी होता है, जिसके तहत जो है खोजबीन की जाती है, जहां पर वो रहता है उसके आसपास जो खोजा जाता है। पुलिस पंचनामा क्या होता है, एक सवाल आता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये पुलिस पंचनामा। तो कोई ध्यान रखना, किसी ऐसे शख्सियत का व्यक्ति कह सकते हैं, किसी पर्सन कह सकते हैं जिसका कोई डेथ हो चुका है, सुसाइड कर लिया है, लेकिन अभी उसका नाम क्या है उसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो पुलिस के जो भार साधक अधिकारी होता है वो उस स्तर पर, घटना स्थल पर जाता है कि कौन व्यक्ति का डेथ हुआ है, उसका नाम क्या था। तो कुछ लोकल लोगों को वहाँ पे, लोकल लोगों के उपस्थिति में उस व्यक्ति की बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जाता है, उसे पुलिस पंचनामा कहा जाता है। सपोज कोई अर्पण नदी में कूद के उसने क्या कर सुसाइड कर लिया, पुलिस वहां उपस्थित होती है, तो किसका बॉडी था, कहाँ रहता था, तो लोकल जो लोग होते हैं उनके उपस्थिति में कार्य किया जाता है, इसे हम पुलिस पंचनामा कहते हैं। एफआईआर क्या है, इसका मेनली फुल फॉर्म पूछा रहा था, इसका मेनली फुल फॉर्म पूछा रहा था, किन मामलों में दर्ज होता है, कौन से धारा में इसको दर्ज किया जाता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। बता दिया आपको जो है, इसका ध्यान रखना, कहां पर संज्ञेय अपराध अगर किया गया है तो उन मामलों में जो है धारा 154 के अंतर्गत जो है इसे दर्ज किया जाता है। तो ये विभाग से जुड़ा हुआ जो है कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, और भी थे जिनसे हमने संपर्क किया, उनसे ये सारे सवाल हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। अगर आप भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए हैं, आपसे कुछ डिपार्टमेंटल सवाल पूछा गया था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक से इंटरव्यू नहीं हुआ है रायपुर में और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक बार जो है इस वीडियो को बिल्कुल देखकर जाएं, और इसके आसपास भी सवाल बनता है तो बेहतर आंसर वहां पर दे पाएंगे जो है। तो इसी मंशा से केवल इसको तैयार यहाँ पर किया गया है। कुछ और आपका फीडबैक है, प्रतिक्रिया बताइएगा बिल्कुल जो है। इसके आगे जो डिपार्टमेंट से बाहर का जो क्वेश्चन था, यानी कि नॉन डिपार्टमेंट क्वेश्चन था, उसको अब जो है प्रतीक सर यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे जो है। हेलो हेलो हेलो। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे सीनियर फैकल्टी चेलक सर ने आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से एग्ज़ाम के स्तर पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, उस रियल सिचुएशन से आपको अवगत कराया है। और सारे डिपार्टमेंटल वाले इस चीज़ से संतुष्ट होंगे कि हाँ सर, इस तरीके के प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं प्रतीक सिंह अर्जुना क्लासेस की ओर से आप सबके लिए अब नॉन डिपार्टमेंटल प्रश्न, जो कि एक नॉर्मल साधारण कैंडिडेट से, जो कभी पुलिस विभाग से जुड़े हुए नहीं थे, जो कार्यरत नहीं थे, पहली बार वो इस फॉर्म को भरे और आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उनसे किसी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, उस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, वो सब मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। मगर मैं हमारे अर्जुना क्लासेस में SI का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, जिसमें जितने लोग भी इंटरव्यू पहुंचे थे उन सभी को पूरा प्रॉपर में इंटरव्यू लिया गया, फिर उनकी कमियां बताई गई, उस पर सुधार बताया गया, उनको फैक्ट दिए गए, उनको गाइडेंस दिया गया, और इस तरीके से पूर्ण कंप्लीट रूप से ट्रेनिंग करवा करके, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देने के पश्चात उनको हमने इंटरव्यू के लिए आगे भेजा।
और इंटरव्यू में जाने के पश्चात उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। फिर जब उन्होंने हमको रिटर्न कॉल करके बताया और कईयों को हमने उनके फीडबैक के लिए कॉल किया कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, रियल क्या क्या प्रश्न पूछे गए, तो सारे रियल प्रश्न ही मैं आज आप सबके सामने लेकर के आया हूँ, है ना। वो सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। और सारे प्रश्नों में ही आप देखेंगे कि सर संविधान के बारे में क्या जानते हो, सबसे छोटी पुलिस यूनिट कौन है, संविधान की प्रस्तावना बताइए, आपके नाम का क्या अर्थ है, संविधान की विशेषताएं बताइए, पुलिस अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए। इस तरीके की बहुत सारे प्रश्न उनके सामने आए। तो सीजी सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू 2023 में पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण समीक्षा और रियल मायने में देखिए। इसलिए मैं आपको दिखाने लेकर के आया हूं कि हम कोई बेहवाम बातें नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति इंटरव्यू पहुंचे हैं, जैसे कि युवराज कुमार चंद्रा जी, है ना, उनके रोल नंबर के साथ प्रॉपर वे में उनसे पूछा गया क्वेश्चन, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे युवराज कुमार से कुछ प्रश्न पूछे गए, फिर आपके भैया कुबेर कुमार जी से पूछे गए, फिर आपके इस तरीके से सन्नी कुमार जी से पूछे गए, फिर आपके कृपाल कुजूर जी से, अनिल कुमार जी से, इस तरीके से हरिशंकर जी से, इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास है, इनका पूरा लिस्ट लेकर के मैं आया हूँ। और सबसे अलग अलग इस तरह के प्रश्न पूछे गए, और वही सारे रियल प्रश्न जो उनसे पूछे गए वही रियल प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ताकि आप किसी भी मिथ्या में या झूठ में फंस करके ना जाए। तो हमारे यहाँ जो इंटरव्यू दिए उनका तो बढ़िया गया इंटरव्यू, और बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म किए हैं, और बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि वो जरूर सेलेक्ट होकर के हमसे मिलने भी आएंगे। मगर अब जिनका इंटरव्यू बचा है, उनकी मदद के लिए हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर के विशेष आप आग्रह पर समझिए कि उनके विशेष ऑर्डर पर, उनके विशेष आज्ञा पर कि प्रतीक सर आपको बच्चों के लिए मैं आपको जो भी कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू है उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाना है जो हम जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, जो दूरगामी गांव क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन तक हमारे इंटरव्यू सेशन नहीं पहुंच पाया, या जो हमसे आकर के इंटरव्यू की ट्रेनिंग नहीं ले पाए, उनकी भी मदद हो सके, इसलिए एक वीडियो बनाकर के यूट्यूब में डालिए, ताकि जो बच्चे कहीं नहीं जा सके ट्रेनिंग लेने के लिए, वो भी यूट्यूब में फ्री में घर में बैठ करके ही तैयारी कर सके रियल प्रश्नों की। इसलिए वो सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए 1 बाय 1 करके हम केवल प्रश्नों को आपके सामने दोहराएंगे, ताकि आप सभी प्रश्नों को देख सकें, जिसमें लास्ट में मैं कुछ कॉमन चीज़ों को ही बताऊंगा कि क्या कॉमन है जो लगभग सभी लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि संविधान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं नॉर्मल कैंडिडेट से। और क्यों पूछे जा रहे हैं? तो संविधान क्या है पूछा जा रहा है, संविधान की प्रस्तावना बोल करके सुनाइए बोला जा रहा है ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऊपरी स्तर के पूछे जा रहे हैं, डीप नहीं पूछा जा रहा है। मगर पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि भैया ये एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, हाँ, तो इनका नॉलेज इतना होना चाहिए। तो इसलिए देखिए इससे पूछा गया था संविधान से इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि हाल ही में भी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, इसलिए भी इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया था, इसलिए आपको तैयारी कर लेना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है ये पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है, इसमें आपका नाम, आपका जो नाम है उस नाम का अर्थ क्या है, उसकी नेम की मीनिंग क्या है ना। आपका जो भी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में खासकर अगर कोई साहित्य से जुड़े, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश साहित्य से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके बी इंजीनियरिंग के हुए लोग हैं, उनसे उनके ग्रेजुएशन से बहुत स्पेशली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन ही बहुत यूनिक है, किसी अलग तरीके के ट्रेड से वो अपनी ग्रेजुएशन को किए हैं, स्नातक है वो, तो उनके ग्रेजुएशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी सबको मैं आपके सामने करके आया हूँ। जैसे देखिए ग्रेजुएशन में बी मैकेनिकल के कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया, क्योंकि वो घड़ी पहनने से तो पूछ लिया गया घड़ी कार्य कैसे करता है समझाइए, है ना, कार कैसे चलता है ये पूछा गया। कि देखिए क्योंकि ये युवराज कुमार चंद्रा जी आपके इंजीनियर थे, इसलिए इनसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि घड़ी कैसे कार्य करता है, कार कैसे चलता है ना, इस तरीके से। मगर आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है ना। एवरेज टाइम है 7 से 8 मिनट किसी कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, 5 से 6-7 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मेंबर बैठे हुए इंटरव्यू पैनल में, जो खुद कैंडिडेट अगर बोलना चाह रहे हैं तो उसकी मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस तरीके से और भी प्रश्न आपके सामने दिखाते हैं कि आप कहाँ से आए हो, तो बोले सारंगढ़ से। तहसील कौन है आपका, तो बोले भैया जो भी नाम बताए, तो बोले कितने पुलिस थाने हैं आपके तहसील में, इस तरीके से कि आपके पुलिस थाने में कितने, आपके तहसील में कितने पुलिस थाने हैं। अंतरजातीय सीमा क्या होता है, अंतरराज्यीय सीमा क्या होता है, रायगढ़ प्लस सारंगढ़ अलग हो गया तो उसमें क्या आपको दिख रहा है, कितने जिले हैं, कितने नवीन जिले हैं उनका नाम बताइए, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कितने नवीन जिले बने हैं उनका नाम बताइए। इस तरीके के नॉर्मल प्रश्न आपके आसपास सब हर दिन सुन रहे हैं। नाम का मतलब बताइए, अपने देखिए लगभग सभी से उनके नाम का अर्थ पूछा गया, तो अगर आपका नाम कुछ विशेष है तो उसका अर्थ जरूर जानिए। संविधान के बारे में क्या जानते हो ये पूछा जा रहा है, सबसे छोटे पुलिस यूनिट कौन है ये पूछा जा रहा है, उड़िया के तहसील जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं बताइए, उड़ीसा का कौन कौन सा तहसील छत्तीसगढ़ को टच करता है, ये सब भी पूछा जा रहा है।
फिर संविधान की प्रस्तावना बोल करके सुनाइए, नाम का आपका अर्थ बताइए, डाइवर्जन कैसे होता है। ये क्योंकि पटवारी थे, तो क्योंकि पटवारी सर थे तो उनके फील्ड से पूछा कि बताइए डाइवर्सन कैसे होता है। तो जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है तो उसके फील्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना कि अपने फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो पटवारी से पुलिस में क्यों आ रहे हैं आप, ये पूछा गया इनसे, है ना। राज्यपाल का नाम क्या है वर्तमान समय में जो है। तो आप देख रहे हैं सर करंट अफेयर के आसपास क्वेश्चन घूम रहा है, हमारे नाम के आसपास, हमारे ग्रेजुएशन के आसपास और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर के आसपास घूम रहा है। हमारे किस स्पेशल फील्ड में हम कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य से जुड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपको तैयार करके जाना है इंटरव्यू। कोई टफ नहीं हो रहा है इंटरव्यू, बहुत ही अच्छे स्तर पर पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छी पैनल गठित हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है और बहुत सपोर्टिव पैनल भी है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मन से डर निकाल दीजिए, रिलैक्स होकर के जाइए और इन प्रश्नों के हिसाब से अपनी तैयारी को तैयार करके जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी। कहाँ से हो आप, ये पूछा जा रहा है। हॉबी आपकी क्या है ना। तो चीला रोटी कैसे, ये बोले कुकिंग है मेरी हॉबी, तो इनसे पूछा चीला रोटी कैसे बनता है बताइए। इंजीनियर थे तो पूछे फेराडे लॉ, बीएससी किए थे साइंस से, तो इनसे पूछे फेराडे लॉ क्या होता है बताइए। डिग्री ड्यूल डिग्री थी इन कैंडिडेट की, इसलिए इनसे स्पेशल प्रश्न पूछे गए कि ड्यूल डिग्री क्या होता है, क्योंकि एक साथ ये दो डिग्री प्राप्त किए थे, है ना, इसलिए। कृपाल कुजूर जी, ठीक। अनिल कुमार जी का वो देखिए आप कि आप किससे आए हो, बाइक किस सिद्धांत प्रकार का, क्योंकि भी आपके इंजीनियर थे मगर सिविल इंजीनियर थे, मगर इनसे मैकेनिकल क्वेश्चन पूछा गया। इनसे पूछे आप कैसे आए हैं इंटरव्यू देने, तो बोले भाई मैं ट्रेन से आया हूँ। फिर ट्रेन के बाद यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो बोले मैं बाइक से आया हूँ। तो इनसे पूछ दिया गया बताइए बाइक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उनको आंसर, आपको आंसर पता हो ये मैटर नहीं है, मगर आप उसके सामने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं खुद को, ये मायने की बात है ना। बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट के मन में होता है कि जब आंसर नहीं पता है तो हमको प्यार से सॉरी सर बोलना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर ना भी बोलना है तो सिर्फ सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, हर एक प्रश्न के उत्तर में सॉरी सर बोलना जरूरी नहीं है। आपको जब ना भी बोलना है उसको अलग अलग तरीके से बोलिए कि हाँ सर मुझे मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे सर ध्यान नहीं आ रहा है सर, और ऐसे तुरंत बोले तो फट से बोल दिए मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा। थोड़ा कोशिश कीजिए, और नहीं भी है पता है तब भी थोड़ा एक्टिंग कीजिए कि हाँ सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो सर दिखाइए कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, है ना। वो यही देखना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा मेहनती हैं, कितने जुझारू हैं, कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आपके ज्ञान का जांच हो चुका है मेंस के पेपर में, वो केवल आपकी पर्सनालिटी जांच रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो सिविल ब्रांच से थे तो इनसे पूछे कि रॉड के बारे में बताइए, कौन कौन से रॉड है, टीएमटी क्या होता है, टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, कंक्रीट क्या होता है, उसका बेस्ट रेशियो क्या होता है, संविधान की विशेषता बताइए, एसआई के गुण क्या क्या होते हैं, अपने गुण बताइए, है ना। एसआई के गुण क्या होते हैं, आपके गुण क्या क्या हैं बताइए, आपके क्वालिटीज़। वैसे ही यूनिक हॉबी से प्रश्न पूछे गए कि ये इन्होंने लिखा था हरिशंकर जी ने कि मेरी हॉबी है बाटी खेलना। हाँ बहुत यूनिक हॉबी लिखा इन्होंने, उनकी हॉबी यूनिक थी। जो भी आपके पूरे रेज्यूमे में जो भी चीज़ यूनिक आप लिखे हैं उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन यूनिक हो, आपका नाम यूनिक हो, आपका भैया हॉबी यूनिक हो, है ना, यस, आपका कार्य क्षेत्र अलग हो, उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप क्योंकि ध्यान अलग से आकर्षित कर लिए, यस, इन्होंने लिखा था मुझे बाटी खेलना मेरी हॉबी है, इसलिए इनकी हॉबी से प्रश्न पूछा गया बाटी खेलते हैं। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक में बाटी की प्रतियोगिता है या नहीं ये पूछ लिया गया इनसे। बाटी किसका बना होता है ये पूछ लिया गया इनसे। देखिए एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न बता रहा हूँ आपको, मतलब ऐसे प्रश्न जो आपको सही में लगे कि हाँ यार एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें पूछे, नॉर्मल चीज़ें पूछी जा रही हैं, आदमी जैसा बोल रहा है वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके मन से डर निकल जाए। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यूअर से क्या पूछाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे अपनी आईडी को तैयार करके रखिएगा। राज्यपाल का नाम कौन है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये पुलिस अधिकारी का क्या गुण है आप बताइए, या आप में कौन से गुण है पुलिस अधिकारी की ये बताइए। ग्रेजुएशन किससे है आपका, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र से इनका ग्रेजुएशन था, तो इन दोनों फील्ड से पूछा गया, यस। नाम का अर्थ उससे संबंधित कहानी बताइए। इनके नाम वरुण कुमार निराला थे, तो निराला जी हैं, है ना, तो इनके पूछेगा आपके नाम से जुड़ी कोई कहानी है तो बताइए, कोई चुटकुला है तो बताइए। इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए नाम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बी सिविल डिपार्टमेंट के तो ग्रेजुएशन से प्रश्न पूछेगा इनकी बेसिक जानकारी कि सिविल डिपार्टमेंट है तो बताइए कंक्रीट का सही रेशियो क्या है, इस तरीके के ही। संविधान की प्रस्तावना सुनाइए, संविधान की आत्मा किसने कही थी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कही, ये पूछा गया। पुलिस में है तो एसआई क्यों, ये पुलिस डिपार्टमेंट में थे, डिपार्टमेंटल थे शिवानी सिंह जी, और शिवानी सिंह जी से जब मेरी पर्सनल बात हुई तो डिपार्टमेंटल चीज़ों को तो आपको सर ने बहुत कुछ बता दिया, मगर जैसा मैंने शिवानी सिंह जी से सुना, और उस दिन शिवानी सिंह जी की बैच में, क्योंकि पहले से डिपार्टमेंट में है, खुद ही पुलिस विभाग पदस्थ हैं और अब एसआई के लिए अपने इंटरव्यू तक पहुंची हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारे दिन सर 2 महिलाएं थी हम जो इंटरव्यू दिए हैं, और दोनों को ही जो पैनल है बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, बहुत ही अच्छे से उनको इंकरेज कर रही है, बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट कर रही है। इसलिए अपने ही डिपार्टमेंट को जो लेंगे उनको एकदम निश्चिंत होकर के जाना है, अपनी बेसिक तैयारी होकर के जाना है, कॉन्फिडेंस रहना, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और शिवानी सिंह जी से जब मेरी बात हुई तो इनके बात करने के तरीके से ही मुझे आभास हुआ कि इनके व्यक्तित्व बहुत ही 100% निखरा हुआ व्यक्तित्व है।
और उसके बाद जो इंटरव्यू में केवल केवल ये अर्जुना से इंटरव्यू की थी और कहीं की इंटरव्यू नहीं किए थे, और बहुत अच्छे तरीके से इनको उस चीज़ का सपोर्ट भी मिला और हेल्प भी हुआ, और इनसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वाह क्या पर्सनालिटी, व्हाट अ पर्सनालिटी। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी शिवानी सिंह। तो इनसे पूछा आप पुलिस में हैं तो एसआई क्यों बनना चाहते हैं, आप तो पहले से ही पुलिस में है, तब एसआई क्यों बनना चाहते हैं। उनका इन्होंने आंसर दिया है ना कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो विकास क्रम में आगे बढ़ता चले जाए और अच्छे से अपनी भूमिका अपने अधिकार क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्यों का संवहन करे। इस तरीके से उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। ग्रेजुएशन से इनके सब्जेक्ट क्या थे वो पूछा गया। आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड क्या करते हैं ये पूछा गया, तो बताया कि हस्बैंड भी मेरे पुलिस विभाग में ही है। तो फिर इनसे पूछा भी एक और क्वेश्चन कि अब आप तो उनसे बड़े पद पे चल जाएंगे, एसआई बन जाएंगी, तो फिर आपका कहीं आप अपने पति को छोड़ तो नहीं देंगी, क्योंकि वर्तमान समय में करंट अफेयर में वर्तमान समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि पत्नी जैसे आगे बढ़ती है तो अपने पति को छोड़ देती है। इस तरीके से थोड़ा हंसी मजाक का भी माहौल रखा गया है ना। इस तरीके से मतलब सोचिए बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू पैनल, बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक पैनल गठित हुई है, इसलिए आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड से बड़े पोस्ट पे आप आ जाएंगे तो हस्बैंड को दिक्कत नहीं होगी आपके, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो जो भी जॉब में है, ये लड़कियां हैं, लड़कियों से प्रश्न जनरली पूछा ही जा रहा है। और इस चीज़ की अब ये बता दूं, इंटरव्यू में खासकर मैंने ये प्रश्न बहुत से लड़कियों से पूछा था कि अगर आपका जॉब लग जाता है तो आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और आपके ड्यूटी जिम्मेदारी को आप कैसे मेंटेन करेंगी करके। कल आपके हस्बैंड बोलेंगे कि मैं सक्षम हूँ, कमाने में सक्षम होंगे। मैं पूछा था पर्सनली कि अगर वो बोलेंगे मैं कमाने में सक्षम हूँ, मैं अच्छे से कमा रहा हूँ, धमा रहा हूँ और अच्छा खासा कमाते होंगे, और आपको बोलेंगे आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, तब आप कैसे करेंगे, आपका क्या जवाब रहेगा। इस तरीके से हमने प्रश्न पूछा और उसका बहुत मदद मिला और उसका देखिए प्रमाण है आपके सामने। फिर क्योंकि डिपार्टमेंटल थे तो इनसे पूछा गया कि राइफल खोलने के बारे में बताइए, अपने कर्तव्य के बारे में बताइए कि आप पुलिस विभाग में थे, आपका कर्तव्य क्या क्या था। डिपार्टमेंटल वालों ने में लड़कियों को भरपूर सपोर्ट किया, ये भी इन्होंने बताया। जो लड़कियां हैं खासकर डिपार्टमेंटल में, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नारी सशक्तिकरण की ओर एक और कदम। फिर अपने गोपाल प्रसाद जी का आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल क्या है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे, है ना। उस सबसे आपको पूछा गया प्रोडक्शन इंजीनियर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है बताइए, है ना। एनआरएलएम क्या है, पद क्या काम है, प्रक्रिया, क्योंकि उस फील्ड के पद पे विराजमान है एनआरएलएम के, इसलिए इनसे पूछा गया इनके जॉब डिटेल से, ठीक है, कि एनआरएलएम के पद क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, 2013 से 23 तक आपने क्या किया, ये सब पूछा गया, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एमटेक था इनका जॉब था, इसलिए एमटेक और जॉब से प्रश्न पूछे गए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने लगभग आपके सामने जो रियल प्रश्न थे, जो रियल स्तर के प्रश्न हो रहे हैं, किस तरीके से एक नॉर्मल प्रश्न व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को मैंने आपके सामने रखा है। इसके साथ साथ हम कुछ जरूरी चीज़ों पे आपके बात कर लेते हैं कि सर रियल मैंने हमको इंटरव्यू में आप क्या क्या तैयार करके जाना, तो मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ध्यान से पूरा देख लीजिए। कि सबसे पहला चीज़ कि अगर आपका जो नाम है उस नाम का अर्थ, और अगर किसी फेमस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ये आपका नाम, तो उससे जुड़ी हुई आपकी जो भी जानकारी है, कहानी हो, चुटकुला हो, कोई जानकारी, जैसे किसी का नाम अभिषेक था तो पूछा कि बताइए अभिषेक आपका नाम है, तो अभिषेक के नाम से आप राष्ट्रीय स्तर पर किस व्यक्तित्व को जानते हैं, तो बोले सर मुझे अभिषेक बच्चन के बारे में जानकारी है। इस तरीके से ही तो नाम, आपके नाम, उसका अर्थ, उससे जुड़ी हुई जानकारी किसी फेमस व्यक्ति से अगर मैच करता है तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आप जिस भी क्षेत्र से निवास करते हैं उस क्षेत्र की आपको बेसिक जानकारी पूछी जा रही है, ठीक है। तीसरा, आपके व्यक्तित्व से प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व को जोड़ करके प्लस करके किससे, एसआई के गुणों से या कर्तव्यों से जोड़ करके पूछा जा रहा है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है जिससे आप एसआई के पद को अच्छे से संभाल पाएंगे, या एसआई बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज है, गुण है, व्यक्तित्व है, ये चीजें। इसके बाद पूछा जा रहा है, जो प्रश्न का स्तर है देखिए, इसके बाद पूछा जा रहा है इनसे भैया इनकी ग्रेजुएशन से, अगर किसी का ग्रेजुएशन कुछ यूनिक है, ग्रेजुएशन स्नातक है ना, स्नातक कुछ यूनिक है, ठीक, तो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पूछे जा रहे हैं भैया प्रश्न, आपके ग्रेजुएशन आपके स्नातक से अगर आप बी वाले हैं, आप बीएससी वाले हैं, कुछ और अलग तरीके से ग्रेजुएशन आपका हुआ है, एमटेक किए हैं, मास्टर्स किए हैं, पीएचडी किए हैं, तो उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपकी विशेष उपलब्धियों से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। विशेष उपलब्धि जैसे बताता हूँ अभी भी, विशेष उपलब्धि जैसे कि अगर आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो आपसे शास्त्रीय संगीत गाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। आप बोलेंगे मैं कविता लिखता हूँ तो आपसे कविता बोलने के लिए, गाने के कहने के लिए, बोलने के लिए बोल रहे हैं, है ना। कविता पढ़ के सुनाइए बोल रहे हैं कि आपने कौन सी कविता लिखी है। कवि, कोई फेमस कवि के नाम पूछ लिए जा रहे हैं। तो अगर आप में कुछ विशेष उपलब्धि है, जैसे आप कविता लिखते हैं, आप शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हैं, तो उन सबसे बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा रही है। जबकि अलग से उपलब्धि, आप स्टेट लेवल कुछ प्लेयर हैं तो उस गेम से जुड़ी हुई जानकारी आपसे पूछी जा रही है। इस तरीके से विशेष उपलब्धियाँ अगर आपकी कुछ है उससे पूछे जा रहे हैं प्रश्न।
इसके बाद नॉर्मल है भैया क्या, इसको लिख देते हैं और हम आइए, ठीक, इतना तो आपको जानकारी मिल ही गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये सब देख लिया, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक, हाँ सर, ये सब पूछा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें पूछी जा रही है, जैसे कि अगर आपकी कुछ यूनिक हॉबीज़ हैं, जैसे भैया आप कुछ यूनिक हॉबी लिख दिए हैं कि आप लड़के हैं और आप लिख दें कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आपसे पूछेंगे बताइए चीला कैसे बन रहा है, फ्रा कैसे बन रहा है, बाटी जैसे हॉबी लिख दिया गया, गेड़ी चलना लिख दिया गया, तो ऐसी बेसिक जानकारी। अगर आपकी हॉबी कुछ यूनिक है तो आपके हॉबी से प्रश्न बन रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर हुई बातें। और जो अलग से सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब वही कि वर्तमान में राज्यपाल जी कौन है, आपके डीजीपी साहब कौन है, आपके भैया बताइए कि न्यायाधीश कौन है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके से बेसिक जानकारियाँ। नए नए जिले कौन से गठित हुए हैं, ठीक, और अगर आप उन जिलों में निवास करते हैं जो नए जिले गठित हुए हैं तो उनसे प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए नए जिले वाले जो हैं उसको ध्यान रखेंगे कि जो नए जिले वाले हैं, जो नए जिले गठित हुए से पूछ गए हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भैया लास्ट आप देखिए कि सर इसमें एक ठो अगर सब्जेक्ट से बोला जाए, किसी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन में आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो पूछेंगे, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट कॉमन है जो सबसे पूछा जा रहा है वो है संविधान। ठीक है, वो है संविधान। तो इसलिए याद रखिए संविधान से प्रश्न पूछ रहा हूँ ऊपरी ऊपर कि बताइए हाई कोर्ट कितने उसका आपके अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद में है ना, इस तरीके से प्रस्तावना बोल करके सुनाइए, प्रस्तावना का संविधान की आत्मा किसने कही। इसलिए बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर के जाइए। जो बताया गया क्राइटेरिया इतने की ही तैयारी करके आप जाइए, आपका 100% अच्छा जाएगा इंटरव्यू, गारंटीड है। क्योंकि हम आपके सामने इसीलिए ही, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अपने मन से बता रहे हैं, इसीलिए हमको ये ना लगे, इसलिए हम खुद वो प्रश्न लिख करके और नाम के साथ लेकर के आए हैं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ अर्जुना में जो भी इंटरव्यू दिया था तो उनको भैया उनके सही रिव्यू हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। और अर्जुना के इस पूरे जो हम ये इस रिकॉर्डिंग सेशन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसके पीछे से हमारी सिर्फ मुहिम यही है कि जो बच्चे दूरगामी क्षेत्रों में जो अर्जुना से नहीं जुड़ पाए या किसी अन्य संस्थान से भी नहीं जुड़ पाए हैं उनकी मदद हो सके। और ये मुहिम को स्पेशली ही करके आप तक पहुंचाने के लिए कहा, विशेषकर हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर ने। और आपके चेलक सर का आपने देखा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट वाले हर एक चीज़ को समझा भी दिए, बता दिए। उनका सेशन आप देख के जाएंगे तो आपको ऐसे ही उनसे सॉल्व हो जाएगा। और इधर जो अलग से है आपको मैंने इसका सेक्शन बता दिया। तो अब हम डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल दोनों ही लोगों की इंटरव्यू के सारे प्रश्न आपके सामने रख चुके हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो भी आपके और मित्रगण हैं उनके बीच इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। और आप में से अगर कोई इंटरव्यू देके आ चुका है तो वो भी अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि जब भी कोई नया बच्चा इसको पढ़ करके जाने वाला है इंटरव्यू के लिए तो आपके प्रश्नों से भी उसकी मदद हो सके। और इससे आपको कितनी मदद हुई ये भी जरूर बताइएगा। आने वाले आपके एग्जाम में भी आपको कितनी मदद मिलेगी कि हाँ किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो सिर्फ एसआई के लिए नहीं, बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका महत्व समझिए। और आपको कैसा लगा ये आपका मुहिम जो अर्जुन ने आपके लिए किया है उसके बारे में भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।